Okay, good morning everyone. चलो, तो today we are going to start with your paper number 1. We are going to start with paper number 1. पेपर का नाम कुछ पता है क्या? पेपर नंबर 1. पेपर नेम इज jurisprudence. Then interpretation and general laws. ठीक है, तुम एलएलबी कर रहे हो क्या? आर यू परसुइंग एलएलबी आल्सो? एनीवन? नहीं कर रही? ओके, इन केस इफ एनीवन इज परसुइंग एलएलबी ना, तो दिस पेपर विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल इन देयर एलएलबी एग्जामिनेशंस. ठीक है, देखो, as the name suggests, this paper can be divided into 3 portions. ठीक है, फर्स्ट वन विल बी jurisprudence. ये वर्ड सुना है क्या पहले? स्क्रीन टर्न कर सकते हो. ठीक है, ओके. jurisprudence वर्ड सुना है पहले? क्या होता है? jurisprudence का मतलब होता है theory of law. ठीक है, jurisprudence means theory of law. यहां पे हम लोग पढ़ते हैं how law has evolved from different sources, from different sources over a period of time. How law has evolved from different sources over a period of time. ठीक है, एंड एज फार एज दिस पोर्शन इज कंसर्न, यहाँ पे ना तुमको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना रहता है. एक ही चैप्टर आएगा पढ़ने के लिए, इन द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ. तो ये जो चैप्टर आएगा ना, सोर्सेज ऑफ लॉ, इट इज नथिंग बट jurisprudence. इज इट क्लियर? सेकेंड पोर्शन है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन. सेकेंड पोर्शन है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन वर्ड सुनाए क्या पहले? क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन. तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो. मैंने बोला कि तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, या तुम एक नंबर की बेकार लड़की हो. यहाँ पे इंटेंशन क्या है मेरा? इंसल्ट करने का इंटेंशन नहीं है. यहाँ पे इंटेंशन है टू मेक यू मोर अवेयर, टू मेक यू मोर विजिलेंट. ठीक है, मैं तुमको इनडायरेक्टली मोटिवेट करना चाह रहा हूँ. हाँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो. ठीक है, अब तुमने मेरी बातों का गलत इंटरप्रिटेशन किया. मतलब तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुमको इतना सा प्रोविजन समझ में नहीं आता, तुम मेरी बातों का गलत इंटरप्रिटेशन कर रही हो. इज इट क्लियर? तो इंटरप्रिटेशन में अपन लोग क्या सीखेंगे? इंटरप्रिटेशन का मतलब फाइंडिंग आउट, फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन, फाइंडिंग आउट द ट्रू इंटेंशन. तो यहाँ पे अपन लोग बेसिकली पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट. स्टैचूट वर्ड का मतलब, कुछ बच्चे बोलते हैं मूर्ति. मूर्ति नहीं है वो स्टैचू होता है. ठीक है, स्टैचूट का मतलब होता है यहाँ पे एनी रिटन लॉ. ठीक है, स्टैचूट का मतलब एनी रिटन लॉ. तो भाई यहाँ पे अपन लोग पढ़ने वाले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स. ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बोल लूं मैं, या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट. तो ये वाले पोर्शन में भी ना तुमको एक ही चैप्टर है. ये वाले पोर्शन में भी तुमको एक ही चैप्टर है, इन द नेम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट. और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स किस में फॉल करेंगे? वो सारे के सारे एक्ट कौन से हैं? जनरल लॉज. सर ये जनरल लॉज क्या होते हैं?
अब जनरल लॉ का कोई एग्जैक्ट मीनिंग तो कहीं पे गिवन है नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से ऐसे लॉज जिनका ना जनरल एप्लीकेबिलिटी है, ऐसे लॉज जिनका ना जनरल एप्लीकेबिलिटी है सभी के ऊपर, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, है ना, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, भाई सबके ऊपर ये जो लॉज हैं, ये जो सेट ऑफ लॉज है, ये एप्लीकेबल होंगे। इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, जनरल लॉज। अब जैसे मैंने एक तुमको एक और सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, तो क्या कंपनी लॉ जनरल लॉ है? नो। कंपनी लॉ जनरल लॉ है तुम्हारा आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज ओनली। कंपनी लॉ मेरे ऊपर एप्लीकेबल है क्या? नो। इट इज ए स्पेसिफिक एक्ट, स्पेसिफिक लॉ, जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को ही कवर करता है। जबकि जनरल लॉज में क्या होगा, इन जनरल एप्लीकेबिलिटी होगा इनका सभी लोगों के ऊपर। तो एक बार अपने इंस्टीट्यूट के सिलेबस को चेक करो, ठीक है, एक बार इंस्टीट्यूट के सिलेबस को चेक करना, देखना मैं हमेशा की तरह यहां भी पहले बता रहा हूं लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। तो इस पेपर को पढ़ने के लिए जो लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है वो क्या है? वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज। वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंपनी लॉ तुमने पढ़ा था, तो कंपनी लॉ में तुमको मैंने बताया था कि वहां पे जो लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है वो क्या था? एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज, इफ यू रिमेंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक नॉलेज एंड एक्सपर्ट नॉलेज? एक्सपर्ट नॉलेज मतलब इन डेप्थ एनालिसिस पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, अब वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कितना भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पहले ही क्लियर कर दिया जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में, क्या जो लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, है ना, जो लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब देखो कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपको, तो पढ़ने के लिए टोटल 17 चैप्टर्स है। 17 में से जो 15 चैप्टर्स होंगे ना वो किसको बिलोंग करेंगे भाई? जनरल लॉस। 100 मार्क का ये पेपर है आपका, पेपर विल बी एंटायरली डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, एंड ये दो चैप्टर्स आपके, पहला चैप्टर हो गया, ये क्या है आपका, कौन सा पोर्शन है ये? जूरिस प्रूडेंस। ठीक है, और जो थर्ड चैप्टर है वो कौन सा पोर्शन है? इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड ये जूरिस्प्रूडेंस। रेस्ट ऑफ द एक्ट्स या रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स बिलोंग्स टू जनरल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो देयर, यस। चैप्टर के नाम एक बार देख लो, सोर्सेज ऑफ लॉ, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस, यहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे कि हाउ लॉ हैज इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या सोर्सेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लॉ पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है अपन जो पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रूल्स रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, देन जनरल क्लॉज एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक चीज ध्यान रखना, ये जो जितने भी जनरल लॉज है ना, चाहे वो सिविल प्रोसीजर कोड हो या इंडियन पेनल कोड हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनका ना सिर्फ ओवरव्यू आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट पहले आपको बताया जो लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है इन दिस पर्टिकुलर पेपर इज बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज। तो सारे प्रोविजंस इन डेप्थ डिस्कशंस नहीं करने रहते एज फार एज दिस पर्टिकुलर पेपर इज कंसर्न। इज इट क्लियर? Then special courts, tribunals and companies act and other legislations, arbitration and conciliation act, Indian stamp act, registration act, right to information act, and last में क्या, information technology act 2000। ठीक है सर, तो दिस इज द सिलेबस। पेपर नंबर 1 है, 100 मार्क का पेपर है, पेपर विल बी एंटायरली, बोलो ना, पेपर विल बी एंटायरली डिस्क्रिप्टिव पेपर। इज इट क्लियर? हाउएवर देखो ये पेपर को पढ़ते समय ना एक जो डिफिकल्टी आ सकता है स्टूडेंट्स को, क्या आता है मालूम है? यहाँ इस पेपर को पढ़ते समय जो लैंग्वेज यूज में आता है ना, या जो टर्मिनोलॉजीज यूज में आता है वो प्लेन नहीं होता है। ठीक है, दैट माइट बी डिफिकल्ट
टू रिटेन, टू रिमेंबर। जो टर्मिनोलॉजीज आप लोग पढ़ोगे या जो लैंग्वेज होगा लॉ का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू अदर लॉज। ठीक है, एज कंपेयर टू दी अदर लॉज। इज इट क्लियर? तो आप उन टर्मिनोलॉजीज को या उन प्रोविजंस को ध्यान में रख पाओगे ओनली व्हेन आप क्या करते चले जा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करते चले जा रहे हो। इज इट क्लियर? स्टडी फिर एक और चीज, स्टडी मॉड्यूल में तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्लस नोट्स के साथ आपको एक क्वेश्चनएयर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिस क्वेश्चनएयर विल इंक्लूड all the past examination questions related to these particular chapters। ठीक है, तो notes plus questionnaire will serve your purpose for the purpose of examination। 100 मार्क का पेपर कवर होने वाला है यहीं से। ठीक है, जितना पढ़ा दिया, जो पढ़ा दिया उतना और वो अच्छे से पढ़ना रहेगा, दैट्स इट। चलिए, तो इसी के साथ अपन एक नया जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड we in this particular class we are starting with a very good act, मतलब बहुत प्यारा बहुत अच्छा एक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्ट का नाम क्या? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। मुझे एक बात बताओ, आज की क्लास में आने से पहले, है ना, ये सेशन अटेंड करने से पहले, क्या तुमने स्टैम्प वर्ड सुने? है ना, स्टैम्प वर्ड तो सुना ही होगा, स्टैम्प देखा भी होगा, कैसा दिखता है? ओके, तुमने स्टैम्प देखा होगा सर। एक तो स्टैम्प होता है टिकट फॉर्म में, है ना, एक तो ऐसा होता है स्टैम्प टिकट फॉर्म में, या सुनो, इट कैन आइदर बी इन दी टिकट फॉर्म, और दूसरा होता है भाई इन पेपर फॉर्म, जिसको ना तुम स्टैम्प पेपर भी बोलते हो। आए ना? ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हो तुम? स्टैम्प पेपर, है ना। स्टैम्प पेपर पे क्या होता है देखना, ये इतना पोर्शन में कुछ अमाउंट गिवन होता है, आए ना, और नीचे क्या होता है, नीचे ब्लैंक पेज रहता है, और उस ब्लैंक पेज पे तुम क्या कर सकते हो, वो ब्लैंक पेज पे क्या कर सकते हो, तुम कोई भी मैटर को टाइप कर सकते हो। ये देखो, ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है? भारतीय गैर न्यायिक 20 रुपये। मतलब ये जो स्टैम्प पेपर है कितने रुपए वाला है? 20 रुपीज वाला है ना। और नीचे देखो क्या लिखा है, तमिलनाडु, है ना। फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर तमिलनाडु क्यों लिखा है, इंडिया क्यों नहीं है? ठीक है, स्टैम्प पेपर, नीचे क्या लिखा है, स्टैम्प पेपर ऑफ तमिलनाडु। एक और ऐसे सिंपल दिखाता हूं तुम्हें, फिर ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर इसको स्क्रीन को देखोगे तो नीचे लिखा है स्टैम्प पेपर किसका, नीचे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है ना, या सुनो, यस सर। अब हम्म, जैसे हम लोग अभी राजस्थान में, तो हम लोग, मैं चेक करवाता हूँ तुमको एक चीज, स्टैम्प पेपर राजस्थान, ये देखो, ये स्टैम्प पेपर के नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टैम्प पेपर के नीचे क्या लिखा रहेगा, राजस्थान लिखा हुआ है। ये इमेज थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ये प्रॉपर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो सर
इसका मतलब कि हर स्टेट का अपना स्टैम्प पेपर है, हर स्टेट का अपना स्टैम्प पेपर है। व्हाट हैपन? मेल खोलो ना, नीचे मेल का ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ, एवरी स्टेट हैव इट्स ओन स्टैम्प पेपर। सर ऐसा क्यों है? तो अब इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं तुमको सुनाता हूँ, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है। तो एक तो स्टैम्प पेपर, स्टैम्प इस फॉर्म में हो सकता है, पेपर फॉर्म में, स्टैम्प पेपर फॉर्म में हो सकता है। दूसरा, इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प टिकट। यस और नो? इट कैन आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प टिकट। ये देखिए, बहुत पुराना हो गया, भारत राजस्व 20 पैसे का टिकट है ये देखिए। तो सर अभी तक इतना पता चला कि हम लोग इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ने वाले हैं, और स्टैम्प दो तरीके से हो सकता है। इट कैन आइदर बी इन दी टिकट फॉर्म, और इट कैन बी इन पेपर फॉर्म। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखना। सर एक चीज और हमने नोटिस किया था, हमने देखा था कि भाई हर स्टेट का नाम मेंशन था किसके ऊपर? हर स्टेट का नाम मेंशन था किसके ऊपर? स्टैम्प पेपर के ऊपर। सर ऐसा क्यों था? सर ऐसा क्यों? देखो, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, तो ये एक्ट कौन लाया रहेगा? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये एक्ट कौन लाया रहेगा? ब्रिटिशर्स लाया रहेगा। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेसिकली? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द एंटायर कंट्री, है ना। अब जिसमें डेवलपमेंट आ जाता है, जिसमें प्रोविजन ऑफ ऑल दी फैसिलिटीज आ जाता है, इन द सेम मैनर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है क्या? टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, है ना। लेट्स से करेंटली वी आर इन राजस्थान, वी आर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तुम क्लास में आई मेरे पास, खुद के व्हीकल से आए हो तुम लोग? खुद के व्हीकल से आए ना? तो व्हीकल किस पे चला के लाए? रोड्स पे। रोड्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। रोड बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? पब्लिक देती है टैक्स के फॉर्म में। वेरी गुड। तो भाई आज के जमाने में टैक्स है ना, समझ रहे हो? इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961। हाँ है ना। और उस टाइम पे जब इनकम टैक्स एक्ट चला करता था, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या चलता था? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। फिर 1994 में क्या आया था? सर्विस टैक्स। आज के जमाने में क्या चल रहा है? जीएसटी। तो बेसिकली जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या? टैक्स, है ना। और टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। टैक्स इज कंसिडर्ड एज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय मेकिंग लॉ। ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुम लोगों ने टैक्स में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, कि गवर्नमेंट कंपल्सरी बेसिस पे कुछ अमाउंट चार्ज करती है आपके इनकम पे, ठीक है, बाय वे ऑफ मेकिंग लॉ। तो मैं बोल रहा हूं कि इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस, इन ऑर्डर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ आइदर स्टेट और ऑफ द इंटायर कंट्री और ऑफ द इंटायर नेशन, गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू, है ना। आज मान लो कि क्लास भी मेरे को कंडक्ट करना है, तो ये क्लास मैं तभी कंडक्ट कर पाऊंगा जब मेरे को रेवेन्यू आ रहा है ना। विदाउट गेटिंग द रेवेन्यू इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू कंडक्ट इवन दिस क्लास। भाई मैं छोटा सा क्लास मैनेज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट पूरे स्टेट पूरे कंट्री को कैसे मैनेज करेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो आज के जमाने में तो अपन को दिखता है कि भाई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
लेकिन देखो ये एक्ट कब आया, 1899 में, उस जमाने की बात करो। तो उस जमाने में तो भाई गवर्नमेंट के पास कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता ही नहीं था, है ना। गवर्नमेंट के पास कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, ठीक है। और उसमें भी स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास देयर वाज नो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू available for the state government. And if there will be no major source of revenue available for the state government, it won't be possible for them to carry out the development activities without the revenue. एक सेकेंड रुकना। इज इट क्लियर? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू चाहिए रहेगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो वो जमाने में तो ऐसा कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था नहीं। मैंने बोला था इनकम टैक्स एक्ट आया कब, 1961 में। इज इट क्लियर? ब्रिटिशर्स के टाइम पे, देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू कलेक्ट लगान, है ना। दे यूज्ड टू कलेक्ट लगान, और जो लगान था ना वही सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वही सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था, उसी से सब कुछ मैनेज किया जा सकता था या किया जाता था। बस में आने क्या, तो अ थॉट वाज गिवन टू इम्पोज, अ थॉट वाज गिवन टू इम्पोज सर्टेन ड्यूटीज, ठीक है, सर्टेन ड्यूटीज या सर्टेन टैक्स ऑन द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। A thought was given to impose duties on the commercial transaction, कि भाई अगर आप कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करोगे तो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्यूटी पे करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे करना पड़ेगा। किसको, तो ज़्यादा ज़रूरत किसको थी पैसे की, स्टेट गवर्नमेंट्स को। ज़्यादा ज़रूरत किसको थी, स्टेट गवर्नमेंट्स को। दैट इज वाई, देखना यहाँ पे, दैट इज वाई बोला गया दैट लेवी and collection of stamp duty is a state subject matter। बात समझ में आ रही है क्या? लेवी एंड कलेक्शन, लेवी का मतलब क्या होता है, चार्ज करना, ठीक है। लेवी का मतलब क्या होता है, टू चार्ज। कलेक्शन का मतलब क्या, टू कलेक्ट। तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करना एज वेल एज स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना, क्या बोला गया, इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर। इसलिए तुमको जो मैंने अभी स्टैम्प पेपर्स दिखाया था ना, उसमें तुमने देखा था कि भाई हर स्टेट का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करके, स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा, स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आ रहा है क्या? और स्टैम्प ड्यूटी सुनना, स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर चार्ज होगा, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब सुनना, होता क्या है, जब भी कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है ना, तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करने के लिए, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो, जिस डॉक्यूमेंट को अपन बोलते हैं मोस्ट स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। मान लो कि ये मैं, मेरा नाम क्या है, अविनाश सर, ठीक है। मेरे पास एक लैंड है और इस लैंड का वैल्यूएशन है 5 करोड़ रुपया। कितना, 5 करोड़ रुपया। मैं चाहता हूं ये लैंड को बेचना इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। कैसे बेचूंगा बताओ मुझे, मेरे पास ये 5 करोड़ रुपए का लैंड है, मैं ये लैंड बेचना चाहता हूं मिस्टर एक्स को। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, ऑल्दो तुमने स्टैम्प ड्यूटी एक्ट पढ़ा नहीं है पहले, लेकिन ये सब चीजें तो तुमको पहले से पता है कि भाई अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा ना। वी नीड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट, यस और नो।
ऐसा कि ओरली ट्रांसफर कर दें, बोलते कि मिस्टर एक्स कल से ये प्रॉपर्टी तेरा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। इस एग्रीमेंट को टेक्निकली यहाँ पे बोलते हैं सेल डीड। क्या बोलते हैं टेक्निकली? सेल डीड। तो तुम सुनना, ये सेल डीड के अंदर मैं सारे टर्म्स एंड डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखूंगा, सारी डिटेल्स लिखूंगा रिलेटेड टू दिस ट्रांसफर, है ना। और इसमें किन दोनों लोगों के नाम होंगे, एक तो मेरा नाम होगा और एक मिस्टर एक्स का नाम होगा। मैं कौन हूं? मैं हूं सेलर। ये कौन है? ये है बायर। और सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सुनना, मैंने ये एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सेल डीड। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सेल डीड। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अगर आप इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करते हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस बोलो ना, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। और जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग इन द नेम ऑफ स्टैंप ड्यूटी विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, विल बी गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और इसलिए बोला गया दैट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैंप ड्यूटी is a state subject matter. Levy and collection of stamp duty is a state subject matter. अब सुनना ध्यान से, मैंने बताया कि स्टैंप ड्यूटी एक्ट लाने के पीछे जो मेन पर्पस था वो था टू रेज द रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए ज्यादा पावर या पूरा कंट्रोल किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो तुम्हें नहीं लगता कि जो रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? हाँ या ना? रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, rate of stamp duty may differ from one state to another state। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पैसों का रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टेट में क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी का रेट ज्यादा होगा। अगर किसी गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू का रिक्वायरमेंट है, वो स्टेट में क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी का रेट कम होगा। और किसी गवर्नमेंट को के पास ऑलरेडी, किसी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी क्या है? काफी ज्यादा रेवेन्यू है, तो इन दैट केस हो सकता है कि स्टेट क्या नहीं करे? स्टैंप ड्यूटी चार्ज ही ना करे। एक सेकेंड। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैंप ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर। तो जो स्टैंप ड्यूटी का जो रेट रहेगा वो क्या करेगा? वेरी करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। इज इट क्लियर? चलो फिर से एक बार, अभी तक क्या पढ़ा तुमने? तुमने पढ़ा कि स्टैंप ड्यूटी एक्ट कौन लेकर के आया था? ओरिजिनली ब्रिटिशर्स। स्टैंप ड्यूटी एक्ट लाने के पीछे क्या पर्पस था? टू रेज द रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एज देयर वाज नो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एट दैट टाइम। Thus, in order to increase the revenue requirements, in order to increase the revenue for the state government, this act was introduced. ठीक है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर एंड thus rate of stamp duty may differ from one state to the another state depending upon the revenue requirements of the state। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर चार्जेबल है? इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर चार्जेबल है, वो इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट किए गए इन एनी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इन एनी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब तुम समझना, गवर्नमेंट यहां पे बोलता है कि आप हमें स्टैंप ड्यूटी दो और हम आपको
लीगल वैलिडिटी देते। क्या बोला? आप हमें स्टैम्प ड्यूटी दो, हम आपको क्या देते हैं? लीगल वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। हम आपके ट्रांजेक्शन्स को लीगली वैलिड करते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन? कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं 5 करोड़ का एक लैंड बेच रहा हूँ मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को जब मैं वो लैंड बेचूंगा, अगर मैं गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करता हूँ ऑन दैट ट्रांसफर, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उस ट्रांसफर को लीगली करेक्ट करेगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के नोटिस में आ गया है वो। ठीक है, और तब वो ट्रांसफर क्या माना जाएगा? वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड इस एक्ट का। अब इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को पढ़ना। ठीक है, सीधे आ जाओगे चैप्टर नंबर 14 पे। अच्छा, किसी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि सर सीधे चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करवा दिए, ऐसा नहीं है। ऑल दी चैप्टर्स आर इंडिपेंडेंट, जिनका किसी भी दूसरे चैप्टर्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो भाई अपन कोई भी चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, पेज नंबर इज 163। ओके, देखिए इंडियन स्टैम्प एक्ट। कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। क्या लिखा है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू बाय वे ऑफ imposing various taxes, duties and cess. The Indian Stamp Act 1899 was also enacted with the objective to raise the revenue for the government। और मेनली कौन से गवर्नमेंट की बात की गई थी? स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की गई थी। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। मैंने बोला अभी आपको, सुनना, दैट लेवी एंड कलेक्शन of stamp duty is a state subject matter, है ना? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट मैटर। लेकिन बट इन केस ऑफ certain instrument, but in case of certain instruments, central government has also been given with the powers। बोला जनरली पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कुछ केसेस में, जनरली तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऑथोराइज किया गया है टू लेवी एंड कलेक्ट स्टैंप ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया है टू लेवी एंड कलेक्ट स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के केस में स्टैंप ड्यूटी का क्या रेट होगा? दैट कुड बी स्पेसिफाइड, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है? Initially, this act was enacted by the British Parliament, whose sole purpose was to raise the revenue from British colonies by levying a stamp duty on newspaper and commercial documents. After independence, both central and state government continued this act for collecting revenue with regard to all the commercial and property related documents। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? Then scope of the act. दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ JNK। इसको कट कर दोगे, तुम लोग क्या पढ़ोगे अब? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एंड दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 1st of July 1899। ड्यूटीज levied under this act are popularly known as stamp duty। कोई दिक्कत? फिर बोला both central and state government are empowered to make laws and collect stamp duties on the instrument। मैंने बोला मेजर पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ इंस्ट्रूमेंट के केस में इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेवी एंड कलेक्ट स्टैंप ड्यूटी। सिंपल है, सिंपल है। देखो एग्जाम तुमको बताया अभी है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करेगा एंड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करेगा, गिवन है तुमको। अगर कोई चेक है, कोई प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, तो इनके रिस्पेक्ट में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट
इनके रिस्पेक्ट में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया तो उस इंस्ट्रूमेंट पे चार्ज कौन करेगा स्टैंप ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे कौन चार्ज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई मैं अपने 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, किसको? मिस्टर एक्स को। तो वहां पे मैंने एक सेल डीड बनाया, तो जो सेल डीड बनाऊंगा मैं, वो सेल डीड किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट सेल डीड इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वहां पे जो स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट होगा वो किसको करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जो स्टैंप ड्यूटी होगा वो किसको जाएगा? बोलो ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया आपको। नेक्स्ट, इसके बाद देखो तुमको गिवन है मीनिंग ऑफ स्टैंप। मीनिंग ऑफ स्टैंप ये हम लोगों ने पढ़ लिया, पावर ऑफ लेजिस्लेचर। यूनियन लिस्ट में वो सारे पावर्स या वो सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी एंड कलेक्ट स्टैंप ड्यूटी। स्टेट लिस्ट में वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे ऑन विच state government can levy and collect stamp duty। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे तुमको गिवन है कि स्टैंप का मतलब क्या होता है ना? यहाँ पे गिवन है स्टैंप का मतलब क्या होता है, तो बोला स्टैंप मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब देखो डेफिनेशन में दोनों वर्ड यूज किया गया, मीन्स एंड इंक्लूड, मतलब यहाँ पे जो है वो तो है ही, प्लस ये इंक्लूड भी होंगे। तो बोला स्टैंप मीन्स एनी काइंड ऑफ मार्क, एनी काइंड ऑफ सील and endorsement by any agency or a person duly authorized by the government, and includes an impressed stamp and adhesive stamp। stamping के लिए क्या बोला? it can be in the form of any mark, it can be in the form of any seal, it can be in the form of any seal, or it can be in the form of any endorsement। endorsement मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पीछे लिख दिया जाए। ये सब मार्किंग कौन कर रहा है, सील कौन कर रहा है? कोई एजेंसी या कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया किसने? गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन हो सकता है? या तो सीजी या बोलो ना या एसजी। फिर बोला इट विल इंक्लूड, स्टैंप विल इंक्लूड एनी इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? इंप्रेशन वाला स्टैंप। ठीक है, मेकिंग एन इंप्रेशन। तो मैंने वो स्टैंप पेपर बताया था ना तुमको, जो देखो जो मैंने स्टैम्प पेपर वाला एग्जांपल बताया था, ये इट कैन बी कंसीडर्ड एज, इट कैन बी कंसीडर्ड एज इम्प्रेस्ड स्टैंप। और उसके बाद होता है एडहेसिव स्टैंप। एडहेसिव का मतलब क्या होता है? टू फिक्स, मतलब चिपकाना। तो जो टिकट वाला होगा वो कौन सा होगा? चिपकाने वाला। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि भाई स्टैंप जो है दो तरीके से हो सकता है। पहला इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मतलब इट विल बी in any form of making the impression। it will be in the form of it will be in any form of making the impression, impressed। और दूसरा कौन सा है? एडहेसिव। एडहेसिव मतलब, हाँ वेरी गुड, चिपकाने वाला। तो कौन से फॉर्म में? वो टिकट के फॉर्म में।
ठीक है, कौन से फॉर्म में? टिकट के फॉर्म में। अब एक और मस्त चीज बताता हूँ, देखना। देखना, ये जितने भी एडेसिव स्टैंप होते हैं ना, लेट्स से ये वाला, हम्म, ये जितने भी एडेसिव स्टैंप्स हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो तुम देखोगे ये स्टैम्प के ऊपर ना एक सील सा लगा हुआ है, दिख रहा है तुमको? यहाँ पे लिखा हुआ है 19/2 इमेज के ऊपर, इफ यू कैन सी इट। या सुनो, यहाँ पे देखो एक और स्टैंप आया, ये स्टैंप के ऊपर भी देखो 10 रुपए का स्टैंप है, बहुत पुराना है, और इसके ऊपर भी ना सील लगा हुआ है, अगर ठीक से चेक करो तो। यस सुनो, यस सर। फिर ये तो ब्लैंक है, एक ये हो गया सैंपल। तो देखो सील क्यों लिखा हुआ है, तुमने अगर ओरिजिनली भी कभी देखा होगा स्टैम्प टिकट, तो स्टैम्प टिकट कैसे होता है? मान लो ये टिकट है, इसके ऊपर या तो कोई सील होगा या इसके ऊपर कुछ लिखा होगा। यस और नो? यस सर। तो उसको अपन बोलते हैं बेटा कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैंप। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन उसको? कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैंप। अब सवाल उठा कि सर कैंसिलेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। देखो, मान लो कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया, और उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, सुनना ध्यान से, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैंने 20 रुपए का स्टैम्प टिकट लगाया, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैंने 20 रुपए का स्टैम्प टिकट लगाया। अब स्टैम्प टिकट अगर मैं एज इट इज छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? इट कैन बी रीयूज्ड अगेन। और अगर ये रीयूज पे रीयूज होता चला जाए तो क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा? और जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही नहीं होगा, तो जो अल्टीमेट पर्पस है of bringing this act, the ultimate purpose of bringing this act will be defeated. yes or no? yes sir। इसलिए बोला गया कि अगर आप एडहेसिव स्टैंप यूज कर रहे हो, तो एडहेसिव स्टैंप को आपको क्या करना पड़ेगा? उसको यूज करने के बाद कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, एडहेसिव स्टैंपिंग का, एडहेसिव स्टैंप्स को कैंसिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं? सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। इसलिए तुम जितने भी अगर ये एडिसिव स्टैम्प देखते हो ना जो यूज्ड हैं, उसके ऊपर ना या तो कोई सील लगा हुआ है, या उसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, या एक सीधा लाइन खिंचा हुआ रहता है। काफी बार ऐसा भी होता है, मान लो कि ये स्टैम्प टिकट है, इसके ऊपर एक सीधा लाइन खींच दिया। ये सीधा लाइन खींच के अपन क्या कर रहे हैं? ये सीधा लाइन खींच करके अपन एक्चुअली में अपन कर रहे हैं कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प टिकट। अपन क्या कर रहे हैं? सीधा लाइन खींच करके वी आर डूइंग या वी आर मेकिंग कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प टिकट। अगर आप एडेसिव स्टैंप यूज कर रहे हो, अगर आप एडेसिव स्टैंप यूज कर रहे हो, एंड इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कैंसिल्ड, मतलब कैंसिलेशन इज मैंडेटरी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कैंसिलेशन इज मैंडेटरी, एंड इफ इट इज नॉट प्रॉपरली कैंसिल्ड, इट वोंट बी treated as valid stamping। ठीक है, इट वोंट बी ट्रीटेड एज वैलिड स्टैंपिंग। अगर आप एडिसिव स्टैंपिंग यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर्ली कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर आप उसको प्रॉपर्ली कैंसिल नहीं कर रहे हो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो स्टैंपिंग हुआ ही नहीं है। इज इट क्लियर?
डन डन। तो मैंने बताया कि स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प कितने प्रकार का होता है, स्टैम्प कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली दो टाइप्स का होगा, इम्प्रेस्ड एज वेल एज एडेसिव। अगर एडेसिव स्टैंपिंग है तो इट नीड्स टू बी, अगर एडेसिव स्टैंपिंग है तो इट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली कैंसिल्ड, एंड इन केस इफ इट इज नॉट प्रॉपर्ली कैंसिल्ड इट वोंट बी ट्रीटेड एज वैलिड स्टैंपिंग। अगर प्रॉपर्ली कैंसिल नहीं किया गया तो उसको वैलिड स्टैंपिंग नहीं माना जाएगा, उसको वैलिड स्टैंपिंग नहीं माना जाएगा। देखो क्या बोला, स्टैंप मीन्स एनी काइंड ऑफ मार्क, एनी काइंड ऑफ सील और एंडोर्समेंट। कौन कर रहा है, कोई एजेंसी या कोई पर्सन हु इज ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर स्टैंप दो टाइप का हो सकता है, इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड स्टैंप किस फॉर्म में होगा, इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लेबल्स, अफिक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड। स्टैंप एम्बोस्ड और इनग्रेव्ड, काफी बार इनग्रेव्ड भी होता है। सील, सील अगर तुम देखोगे तो काफी बार सील क्या होता है, या तो वो सील अपना इंप्रेशन छोड़ दे या वो सील एनग्रेव्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, देखेंगे। हम्म, ये देखिए, ये इंप्रेशन छोड़ रहा है ना, इट इज अ सील। ठीक है, इट इज अ सील। तो या तो सील फॉर्म में होगा या टिकट फॉर्म में हो सकता है, एनग्रेव्ड फॉर्म में हो सकता है। तो एनग्रेव्ड फॉर्म, सील फॉर्म या एडेसिव फॉर्म। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। फिर उसके बाद तुमको लिखा है एडेसिव स्टैंपिंग या एडेसिव स्टैंप। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शैल बी स्टैम्प्ड विद एडेसिव स्टैंप। बोला इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एडेसिव स्टैंपिंग करना पड़ेगा। पहले बोला इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद अ ड्यूटी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लग रहा है कितना, नॉट एक्सीडिंग 10 नया पैसा, एक्सेप्ट पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड ऑन ड्रॉन इन सेट। तो बोला ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिस पे ड्यूटी कितने तक पे करना है, 10 पैसे तक। ठीक है, जिस पे ड्यूटी कितने रुपए तक पे करना है, 10 पैसे तक, तो उसके ऊपर आपको कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा, एडेसिव स्टैंपिंग ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई भी प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया, एंट्री एज एन एडवोकेट, अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज एन एडवोकेट तो वो पर्सन तुमको ऑथोराइज कर रहा है, तो जो ऑथोराइजेशन लेटर होगा उसके ऊपर भी क्या होगा, एडेसिव स्टैंप। वकील और अटॉर्नी ऑन द रोल ऑफ अ हाई कोर्ट, एनी नोटोरियल एक्ट, नोटोरियल एक्ट से मतलब रिलेटेड, मतलब नोटरी से रिलेटेड। ठीक है, देन एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर्स बाय एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स, अगर शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और शेयर ट्रांसफर अगर हो रहा है फिजिकल फॉर्म में, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर हो रहा है फिजिकल फॉर्म में, ऑल्दो तुम ये कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के फेवर में, तो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होता है जिसको अपन बोलते हैं शेयर ट्रांसफर डीड। ठीक है, शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होता है। तो शेयर ट्रांसफर डीड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके ऊपर जो स्टैंपिंग होगा वो भी कौन से फॉर्म में होगा, दैट विल ऑल्सो बी इन एडहेसिव फॉर्म। इज इट क्लियर? फिर देखो लिखा है कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टैंप। अगर आप एडेसिव स्टैंप यूज कर रहे हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर एडेसिव स्टैंप को तुमने प्रॉपर्ली कैंसिल नहीं किया तो, अगर एडेसिव स्टैंप को तुमने प्रॉपर्ली कैंसिल नहीं किया तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज, इट वोंट बी कंसिडर्ड एज वैलिड स्टैंपिंग। इज इट क्लियर सबको? अच्छा, अब एक चीज देखना, आगे बढ़ने से पहले
अब अपन ना ये बार बार ये टर्म यूज में ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट, है ना। पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन इस पे भी कर लेते हैं, ठीक है। अपन ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज में ले रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट। सर होता क्या है इंस्ट्रूमेंट? तो अभी तक तुमको इतना पता है कि जब भी कोई पर्सन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस को कैरी आउट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सवाल उठा इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो यह बोला गया इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट which creates, alters, transfers, record, relinquish और extinguish। लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में होगा। एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स, ऑल्टर्स, ट्रांसफर्स, रिकॉर्ड, relinquish और extinguish और purports to create, alters, transfer, record, relinquish और extinguish any rights or liabilities, any rights or liabilities from one person to another person। ठीक है, तो देखना सुनना है यहाँ पे ध्यान से। क्या बोला? इंस्ट्रूमेंट का मतलब भाई ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है या ऑल्टर कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है या रिलिंक्विश कर रहा है। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना, या एक्सटिंग्विश कर रहा है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म करना। और परपोर्ट्स टू क्रिएट, बोला या तो कर रहा है या करेगा। ऑल्टर, क्रिएट, ट्रांसफर, रिकॉर्ड, रिलिंक्विश, एक्सटिंग्विश, क्या चीजें? किसी भी प्रकार के राइट्स और लाइबिलिटीज, किसी भी प्रकार के राइट्स और लाइबिलिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अपन क्या नाम देते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपन क्या नाम देंगे? सच डॉक्यूमेंट्स विल बी कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, इसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा, पार्टनरशिप डीड। तो जब कोई पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट होता है तो सुनना, मान लो कि भाई 3 लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप डीड बनाया। तो जब 3 लोगों ने मिलकर के पार्टनरशिप डीड बनाया, तो पार्टनरशिप डीड में इन तीनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस गिवन होते हैं ना, इतना तो जानते होगे। तो पार्टनरशिप डीड के थ्रू क्या हो रहा है? राइट्स क्रिएट हो रहे हैं इन तीनों के बीच में। तो ये जो पार्टनरशिप डीड बनाया गया, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? ये जो पार्टनरशिप डीड बनाया गया, इसके थ्रू क्या हो रहा है? राइट्स आर बीइंग क्रिएटेड, लाइबिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड बिटवीन वन और मोर पर्सन। तो दिस पार्टनरशिप डीड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल चेक, मान लो कि मैं किसी को चेक इशू कर रहा हूं, तो सुनना, अगर मैं किसी के नाम पे चेक इशू कर रहा हूं, तो उस चेक पे जो पैसा विड्रॉ करने का राइट मेरे पास था अपने बैंकर से, वो राइट मैं किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो दैट चेक इशूड इन फेवर ऑफ समवन, या नॉर्मली एक चेक को भी अपन क्या बोल सकते हैं? बोलो ना, इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचना है किसी पर्सन को, मिस्टर एक्स को। प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था? 5 करोड़। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए मैंने क्या किया? एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया। अब सुनना, वो सेल डीड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं? मेरे राइट्स इन द प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं इन फेवर ऑफ
मिस्टर एक्स, मेरे जो राइट्स इन दी प्रॉपर्टी है उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। तो वो जो सेल डीड बना यहाँ पे, जो सेल डीड बना यहाँ पे, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, द सेल डीड सो एग्जीक्यूटेड हियर shall be called as an instrument. सर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड, तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड से क्या होता है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड कब बनेगा, जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग राइट्स को खत्म करना चाहते हैं, तो इट विल लीड टू दी क्या, एक्सटिंग्विशमेंट, है ना। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड में क्या होगा, इट विल लीड टू दी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स और लाइबिलिटीज बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है, खत्म होना। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड जब बनेगा तो पार्टनर्स के बीच में जो राइट्स और लाइबिलिटीज है वो खत्म हो रहा है ना, तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या बोला इंस्ट्रूमेंट का मतलब, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिलिंक्विश हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, क्या चीज, राइट्स और लाइबिलिटीज बिटवीन टू और मोर पर्सन या फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपन ने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट। इन स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लगता है। इज इट क्लियर, चलो फिर देखना, कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अपन ने पढ़ लिया कि अगर आप एडिसिव स्टैंपिंग यूज कर रहे हो, अगर आप एडिसिव स्टैंपिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंप को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने उसको प्रॉपर्ली कैंसिल नहीं किया तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज वैलिड स्टैंपिंग। उसके बाद है मैनर ऑफ कैंसिलेशन। भाई कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन कैंसिल इट बाय ड्रॉइंग अ सिंगल लाइन, मतलब ये रहा, ऐसा एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया या एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो कि ये स्टैंप हो गया और इसके ऊपर ना एक सील लगा दिया है, ये भी मैनर ऑफ कैंसिलेशन प्रॉपर है। या मान लो ऐसा भी कर सकते हैं, ये स्टैंप है, इसके ऊपर ना कुछ लिख दिया। भाई कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, कुछ ऐसा कर दें सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। और अगर ये कैंसिलेशन नहीं किया तो, अगर ये कैंसिलेशन नहीं किया तो बोलो ना, अगर कैंसिलेशन नहीं किया तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज वैलिड स्टैंपिंग, ठीक है। चलिए तो ये कहानी यहीं तक, इसके आगे के प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।